अब स्टार्ट होगी शायद मेरे ख्याल से। स्टार्ट इट नाउ। तो कोई या स्टार्ट है जो भी अदर आने के लिए वेट कर रहे हैं? 25 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा अगर ब्रॉडकास्ट का। बिगिन कर ले तो ठीक होता। बिस्मिल्लाह कर लीजिए। ओके राइट। सब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, म्यूट कर लीजिए, बाद में अनम्यूट करेंगे क्वेश्चंस के टाइम। जी ओके, everybody can see my screen right now. Okay, इट्स ब्लैक नाउ। अभी ब्लैक है। ब्लैक स्क्रीन है। ब्लैक है अभी। अभी तो करो ना, ब्रॉडकास्टिंग तो ऑन ही है, स्क्रीन नहीं आ रही पर अभी अभी आप। आ रही है, अब आ रही है, अभी आ रही है। प्लीज प्रोसीड। राइट आ रही है। राइट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज एमडी जमील। जैसा कि बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, पर्सनली भी मेरे से ग्रुप में है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जस्ट दे वांट टू नो अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स, सो हियर वी आर conducting one small introductory class on the technical analysis, right? Many people want that technical analysis actually होता क्या है, किस लिए यूज करते हैं, how much important should we give it to the technical analysis. So all this they want to know. So we are going to explain these things, not in the first class as advised by Sami bhai. We are not going into the complications, right? I'm trying to keep as much simple as possible, so everybody can easily get the knowledge about the basics of the technical analysis, right? So first thing is that why should we use the technical analysis, right? Everybody knows there are two ways to analyze the stock. One is the fundamental, one is the technical, right? तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सारे लोगों को पता है एक्चुअली कि किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। एंड रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे लोगों को भी पता है, बट एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर बुक्स में वगैरह हर एक के थेरीज अलग अलग हैं, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रिगार्डिंग द फंडामेंटल। फंडामेंटल में एक बेसिक प्रोसेस है जहाँ से आपको डिराइव करना होता है हर चीज़, बट टेक्निकल एनालिसिस इट्स अ डिफरेंट थेरीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो बहुत सारे लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस है क्या चीज़, राइट? सो फंडामेंटल एनालिसिस से मैक्सिमम आपको ये पता चलता है कि स्टॉक यानी कंपनी ओवरऑल कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, और आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जैसे कि समी भाई वगैरह एनालिसिस करते हैं कि यह शरिया में हराम है या हलाल है वगैरह। सो बट टेक्निकल का फायदा क्या है फिर? एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि टेक्निकल का फायदा क्या है, जो फंडामेंटल आपको बता दे रहा है कि कंपनी कैसी है, क्या है। सो बेसिकली टेक्निकल का ये फायदा है कि इट विल अलाउ यू टू इंटर इन द स्टॉक एट द लोएस्ट मिनिमम रिस्क पॉइंट। सो जहां से एक मिनिमम चांस रहेगा कि स्टॉक में रिवर्सल आए, तो इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी गेम। तो कंपलसरी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वहां से रिवर्सल आएगा। सो वी कैन टेक केयर अबाउट द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे साइड में रहे कि वहां से प्राइस नीचे ना आए। सो दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस का एडवांटेज होता है कि एक फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इट विल गिव यू बेस्ट टेक्निकली एंट्री पॉइंट इन द स्टॉक। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी जैसा समीप भाई ने कोई रिकमेंड कर दिया, तो किसी ने ज्यादा रेट पे खरीद लिया 100 में, तो किसी ने 80 पे खरीद लिया। तो एक्चुअली व्हाट शुड बी द प्राइस? 80 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, 90 होना चाहिए? सो दैट यू कैन डिसाइड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, राइट? एंड अभी हमारा सब में पहला मोटिव क्या होता है जो स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं? टू गेन द प्रॉफिट, राइट? सो हाउ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक्स? दो तरीके हैं जो हम स्टॉक से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो डिविडेंड है, और सेकंड है कि आपको प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं वो शेयर का एक्चुअल में प्राइस बढ़ना चाहिए, राइट? तो आप उसको ज्यादा प्राइस पे बेच के आप मुनाफा कमा सकते हैं। Till now it's clear everybody? समय भी आपका वो माइक ऑन रखिए, मतलब एक्चुअली मेरे को कभी कभी क्या हो रहा है कि बंद है, समझ में नहीं आ रहा इसमें। ओके, मेरा माइक ऑन। आपका ऑन रखिए, मतलब आप एक्चुअल यू नो बेटर देन ऑल दिस गाइस। तो आप मेरे को जब भी है बीच में आप पूछ सकते हैं वगैरह, तो इनके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे, रादर देन वी शुड हम लोग आखिरी तक जाएंगे और उसके बाद पूरे क्वेश्चंस होंगे।
बेसिकली आप यहाँ पे जो है मेरे साथ एक कन्वर्सेशन टाइप में भी आप रह सकते हैं इसमें, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर आल्सो, राइट? तो फिर सो एक तो जी मतलब जिसको भी जो भी डाउट है वो अपना माइक ऑन करके आप वो डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि आखिर में क्या होगा कि फिर से वहां से समझाना पड़ेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट? बिल्कुल। सो अभी देखिए, दो तरीके हैं आपको एक्चुअल प्राइस प्रॉफिट कमाने के स्टॉक से। एक तो है डिविडेंड, दूसरा है आपका प्राइस अप्रिसिएशन, राइट? सो अब यहाँ पे मेन चीज आपको क्या है, मैक्सिमम लोग जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्राइस अप्रिसिएशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिविडेंड बहुत ही कम स्टॉक्स में आते हैं, या फिर जो भी स्टॉक में आते हैं उसका जो कंपेयर टू द स्टॉक प्राइस उसका पोर्शन बहुत कम होता है, राइट? सो इसमें बेसिकली जो कंसंट्रेट करने का मेन पार्ट होता है प्राइस अप्रिसिएशन ही है। अभी जो प्राइस पे अगर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तो प्राइस पे क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, राइट? जब हमको प्राइस से ही कमाना है तो वी शुड वॉच द प्राइस कि हाउ इट इज बिहेविंग। द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट आर बेसिकली रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन केस ऑफ फार्मा कंपनीज एफडी अप्रूवल्स वगैरह हैं, अर्निंग सीजन्स में वगैरह भी आपको न्यूज़ वगैरह जो आते हैं, कंजम्पशन रिगार्डिंग जो न्यूज़ आते हैं स्टॉक्स वगैरह के, या मैनेजमेंट शिफ्टिंग्स वगैरह जो होते हैं, या स्टॉक्स में जो ऑर्डर वगैरह मिलते हैं कंपनीज को, या फिर जो एक्सपांशंस वगैरह होते हैं कोई सी यूनिट का या किसी कंपनी का, या कोई एक्विजिशन वगैरह होता है, या किसी भी कंपनी के जो फर्म्स के रेटिंग्स वगैरह के वजह से जो भी न्यूज़ मार्केट में आती है, दैट थिंग विल अफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक, राइट? दिस इज क्लियर। एवरीबडी नोज दैट दीज आर द थिंग्स विच विल अफेक्ट द प्राइस। मीन्स अगर ये चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगा प्राइस, अगर निगेटिव है तो प्राइस निगेटिव वे में रिएक्ट करेगा, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर अगर बैड न्यूज हो तो नीचे आएगा, ठीक है? अब एक चीज है, एक्सेस टू ऑल दीज न्यूज वी आर गेटिंग थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स, दैट इज वी आर द एंड यूजर्स। हम लोग लास्ट यूजर्स हैं जो ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। बिफोर दैट देर इज अ नंबर ऑफ पीपल इन इन बिटवीन द चेन जिनको ऑलरेडी ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमसे पहले अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन को, ठीक है? तो ये एक डिसएडवांटेज है कि हमारा कि ये न्यूज़ हमको लास्ट टाइम पे या लास्ट लेवल पे हमको पता चलती है जब न्यूज़ चैनल्स पे वगैरह रन होती है, ठीक है? सो अभी इसमें जो प्राइमर एक्सेस होता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाला लोगों को होता है, या एचएनआई क्लाइंट्स है, फंड मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, रिसर्च फर्म्स है, दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ दिस already what happening in the company. I'm not talking about the insider trading या वगैरह का कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, but their research are so much powerful that इनको पता होता है कि एक्चुअल में कितना कंजप्शन हुआ है, मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह का, तो कितना आउटपुट आ सकता है। सो दे ऑलरेडी नो द पिक्चर बिफोर कमिंग आउट इन द मार्केट। सो एक थिंग हमको ये दिमाग में रखना चाहिए कि वी आर नॉट द किंग मेकर्स इन द स्टॉक। ऑपरेटर्स जो भी हैं यही लोग हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, एचएनआई क्लाइंट्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं। सो वी नीड टू ओनली फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ दिस एचएनआई क्लाइंट्स, राइट समय भाई? जी। सो वी नीड टू ओनली फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द these big players. We are not the operators. हमारे ऑर्डर लगाने से या हमारे 100 लोगों के ऑर्डर लगाने से it will not affect the price. जमील The भाई, only सॉरी thing is सॉरी फॉर इंटरप्शन। कुछ लोग हैं जी जो भी वेट कर रहे हैं, आप एक बार उनको अलाउ कर देंगे? एक मिनट कर रहा हूँ। 10 लोग हैं सभी भाई। हाँ, सबको एडमिट ऑल कर दीजिए। जी जी, एडमिट ऑल कर दिया ऑलरेडी। सो हम लोग कहाँ थे? जी तो एक्चुअली वी नीड टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। You can call them operators, HNI clients, whatever you want, but we are not हमारे ऑर्डर डालने या ना डालने से या हमारे क्वांटिटी खरीदने से स्टॉक के मूवमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्चुअली इफेक्ट पड़ता है जो भी जो ये फंड हाउसेस वगैरह के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, इनके जो ऑर्डर्स हैं इनकी वजह से जो है एक्चुअल प्राइस में मूवमेंट आती है, ठीक है? सो एक्चुअली इनको जो एक्सेस होता है दैट थिंग्स दे नो अर्लियर बिफोर अस, so they start to take action accordingly, right? So its effect will seen directly on the prices. जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि न्यूज़ का इफेक्ट प्राइसेस पे पड़ता है, ठीक है? सो इनके कोई भी ऑर्डर लगाने का या कोई भी एक्यूमुलेट करने का भी हमको प्राइस पे वाइस वर्सा इफेक्ट दिखेगा।
जैसे कि हमको न्यूज से पता चलता है कि प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही हमको प्राइस से पता चलता है कि न्यूज आने वाला है या इज समथिंग हैपनिंग और समथिंग कुकिंग इन द स्टॉक. So instead, जैसा कि मैंने कहा कि number of things you have to track. You have to track the balance sheet as a single individual. अगर आप fund house में काम कर रहे हैं तो आपको simple हो जाता है कि there are number of people who track all these events. But if you are an individual retail investor, it is very much difficult for you to track the news, all this news regarding multiple stocks which you are holding. Maybe some people are very good in the tracking and all these things, but it's not possible for everyone to go through the each and every news and whatever happening in the in the company. So what a chartist do is they track the price. Eventually, the price, whatever effect is there, it will be on the price. So if we track the price and we try to read the price, then it will tell you the maximum things what actually happening in the stock, rather than going for number of things. This is a different approach means versus fundamental. So बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इतना सारा न्यूज ट्रैक करना नहीं होता, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिनके करोड़ 2 करोड़ ही मार्केट में लगे हुए होते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू do that thing. They usually track the charts. So that study will tell you कि अगर प्राइस नेक्स्ट मूव कैसे करने वाला है. एक सिंपल चीज, whenever प्राइस जब भी गुड न्यूज होता है तो इट विल जनरेट अ डिमांड. अगर डिमांड जनरेट है तो ऑब्वियसली द प्राइस विल इंक्रीज बिकॉज द सप्लाई विल बी लेस, राइट. अगर कोई बैड न्यूज है या कुछ बैड इवेंट हुआ है, वहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स आई नहीं है, कुछ मतलब जो है ऑर्डर वगैरह में प्रॉब्लम है या उनके रॉ मटेरियल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, वॉट एवर विल बी द बैड न्यूज, द सप्लाई विल इंक्रीज. दैट मीन्स नोबडी वांट टू बाय दैट शेयर जस्ट बिकॉज द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं उसके सही नहीं रहेंगे. इसलिए तो सप्लाई मार्केट में अगर ज्यादा हो गया तो इवेंचुअली स्टॉक के प्राइस नीचे गिरेंगे, राइट. सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Right, anybody till now have any questions? You can go through that one because next slide we will proceed. अभी तक लाइक सबको बात समझ आ रही है? प्लीज प्रोसीड फॉर अदर स्लाइड. अगर हम फंडामेंटल अपने टेक्निकल की बात करेंगे तो एक्चुअली देयर आर 4 phases इन द मार्केट, राइट. अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और एक प्राइस रेंज, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमको बेसिकली कोई भी स्टॉक के फेजेस समझने का जरूरत है. अगर हमको वी नीड टू अर्न सम प्रॉफिट इन द मार्केट थ्रू अ टेक्निकल एनालिसिस, वी नीड टू जैसे एक लाइफ साइकिल होती है आदमी की कि पहले बचपन होता है, बाद में जवानी होती है, फिर बाद में लास्ट में बुढ़ापा आता है. तो सेम थिंग हैपेंस विद द स्टॉक. देयर इज अ प्राइमरी फेज, देयर इज अ सेकेंडरी फेज एंड लास्ट इज आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का फेजेस होता है. दैट आई विल टेल यू हियर. So first one is accumulation phase, second one is markup, third one is distribution. Again a downfall will come, that is markdown phase. ठीक है, ये 4 phases actually हर स्टॉक में होते हैं. तो बेसिकली क्या है, ये स्टॉक्स में हमको ये phases को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. Accumulation phase is also called as a demand zone. Distribution phase is also called as a supply zone, right? And this markup phase sometimes is called as uptrend, and markdown phase it's also called as a downward trend, right? Downtrend जिसको बोलते हैं हम लोग. So actually accumulation phase और distribution phase होते क्या हैं? Why they develop on the chart? We will proceed for the next slide, right? Demand zone और accumulation zone. जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैक्सिमम जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो लोग बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, इन लोगों के ऑर्डर पंचिंग के वजह से ही मार्केट में मूवमेंट ऊपर नीचे होती है. So big players can't just put their whole order into the market at once.
प्रॉब्लम क्या है, अगर इनको कई बड़ी क्वांटिटी लेनी है तो डायरेक्टली दे कैन नॉट पंच दिस अ बिग ऑर्डर। सो इससे होगा क्या कि मार्केट में सडनली डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट होगा और प्राइसेस ऊपर निकल जाएंगी पूरे। सो दे डिसाइड वन रेंज, देयर, दैट इज accumulation फेज का जो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो they decide a range. Within that range they will slowly punch the orders. They will not allow prices to go above that range, right? So once their order punching finish हो जाती है, उसके बाद then it will start to move up as जब हमको मार्केट में उसको पता चलता है कि accumulation हुआ है या डिमांड बढ़ रहा है, तो that time they will slowly increase the quantity which they are punching. That is called the breakdown of accumulation phase, and we will enter into the next markup phase. हेलो, म्यूट कर देंगे सारे पार्टिसिपेंट्स को प्लीज, एक्सेप्ट फॉर सॉरी भाई। चलिए आप कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। मेरे आप फिर मुझे भी को होस्ट बनाना पड़ेगा शायद मोस्ट प्रॉब्ली म्यूट करने के लिए। अच्छा, अभी 8:45 पे लिंक खत्म हो जाएगा, तो मैंने दूसरा लिंक भेजा है ग्रुप में, सबको फिर उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। 8:45 का है क्या अलग से क्या? क्योंकि इन लोग ये क्यों ट्रायल वाला है, मैं मतलब जूम मैंने खरीदा नहीं है, जी जी जी। खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ये क्यों तो अभी ये एमएम शरीफ को आप म्यूट कर सकते हैं सभी में? नहीं, मेरे पास एक्सेस नहीं है। लिंक को क्लिक कर दो, डायरेक्ट आ जाता। हाँ, ओके। जिमी भाई आप कंटिन्यू करिए, लिंक एनीवेज जी। एक्सपायर होने के बाद जब देखते हैं। Alright. So as accumulation phase, they try to punch orders in a small quantity. They slowly, gradually increase the quantity. And one time एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो अपर रेंज है उसका ब्रेकआउट आ जाता है, so they start in the मार्कअप फेज। तो यहाँ पे जो न्यूज वगैरह है यहाँ पे बाहर आना शुरू होती है कि स्टॉक में कुछ रिजल्ट्स अच्छे आए, या फिर कुछ शेयर्स में जो है आपको क्या बोलते हैं अपना कुछ डिविडेंड वगैरह देना स्टार्ट किया है, या जो भी न्यूज है रिगार्डिंग गुड न्यूज दे स्टार्ट टू फ्लो देयर। सो जैसे कि आपको रिजल्ट के दिन आपको स्टॉक मिलता है कि अगर अच्छा रिजल्ट आया तो 8-10% ऊपर मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट ऑफ एक्यूमुलेशन फेज। सो आपको एक्यूमुलेशन फेज में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट एक्यूमुलेशन फेज क्लियर होने के बाद आपको सब ये न्यूज वगैरह स्टार्ट होंगे। तब तक ये लोग ऑर्डर पंच करेंगे, इसमें वॉल्यूम्स पूरे लो रखेंगे ये लोग, और जो है स्मॉल क्वांटिटी में पंच करना स्टार्ट करेंगे। सो सेकंड फेज इज मार्कअप फेज, या आपको एक बीच में एक रीएक्यूमुलेशन फेज भी आएगा, जहाँ पे जो मिनिमम जो जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस चार्टिस्ट वगैरह जो भी रहेंगे, दे come with the conclusion that the start of the uptrend, so they start to punch the orders there. So that is a reaccumulation zone छोटा सा create होगा, there again they start to punch the orders. So ये 3 स्टेज रहेंगे accumulation phase के बाद, stage 1, stage 2 और stage 3. So maximum stage 3 will be distribution phase, जहाँ पे पूरे common जो retail investors हैं, they will start to come in the stock. So why आपको जहाँ न्यूज चैनल वगैरह में इतनी तेजी से न्यूज देखने मिलेंगे इस दौरान, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान, के हर किसी के जबान पे वही स्टॉक रहेगा, हर किसी न्यूज में वही स्टॉक के बारे में आपको डिस्कशन मिलेगा। दिस हैपन जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। जो लोगों ने एक्यूमुलेशन फेज में यहाँ पे परचेस किया था, दे वांट टू डंप द स्टॉक इन द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो टू क्रिएट अ लिक्विडिटी दे रन द इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट वन, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे न्यूज रन होते हैं, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अंदर आते हैं, उसके बाद में ये लोग अचानक से पंच नहीं करते ऑर्डर। ये लोग अगेन जैसे एक्यूमुलेशन फेज में ऑर्डर पंच किया था, वैसे ही सेम छोटे छोटे क्वांटिटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेल ऑर्डर पंच करते हैं, जिसके एक लेवल के बाद जो नीचे एक रेड लाइन आपको दिखाई देगी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, उसका ब्रेक डाउन होगा। सो दैट टाइम जो चार्टिस्ट टेक्निकल एनालिसिस है उनको पता चलेगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म हो गया है, एंड द प्राइस विल नाउ गो डाउन, द डाउन ट्रेंड विल स्टार्ट।
तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे अभी भी पता नहीं चलता, जो रिटेल इन्वेस्टर है दे विल अगेन बाय अप द स्टॉक इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, so they will again become a prey of this institutional investors, और यहाँ से और प्राइस नीचे जाएगा यहाँ से और. So these are the concept of accumulation, distribution and markup and markdown. So basically हमको ये identify करना है when we are purchasing a stock, we are where in the this phase. We are in the accumulation phase, we are reaccumulation phase है हमारा, क्या markup phase है, या distribution phase में हम लोग हैं, या redistribution phase में हम लोग हैं. तो जब तक ये phase हमको पता नहीं चलेगी, we cannot make a firm decision to invest in the stock. Once we find out the correct stage, once we finalize कि हम लोग कौन से स्टेज में हैं, या फिर कौन से मतलब स्टेज 1 या स्टेज 2 एक्यूमुलेशन में है, या लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन में है, तब तक हमको इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक हमको क्लैरिटी नहीं मिलती. सो बेसिकली बेस्ट थिंग इज दैट एक्यूमुलेशन फेज का जब ब्रेकडाउन होता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर वी नीड टू इंटर. एंड सेकंड इज दैट सर लिंक एक्सपायर हो रहा है क्या अभी? लिंक अभी 5 मिनट में होगा, 5 मिनट 40 सेकंड्स है. जी राइट. सो ये हमको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज देखनी होगी कि हम लोग कौन से फेज में हैं. ठीक है, अभी यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो बोलिए. नेक्स्ट स्लाइड्स में पूरा टोटली डिफरेंट होगा. एक उसके बाद 10 मिनट का ये स्लाइड्स वगैरह है कि एक्चुअल चार्ट पे कैसे पॉइंट आउट करना है, वो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा फिर. जो भी क्वेश्चन ये है मेरा, काम करते हैं हम लोग, ड्रॉप आउट करके वो लिंक पे कनेक्ट करते हैं, और समझे अगर आप मेरे को को होस्ट बना दिए तो मैं सारों को म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो मतलब वो मोमेंटम लूज हो जाएगी. जी बिल्कुल. ये एक्चुअली बहुत सी देखिए बना. ये बहुत एमएम शरीफ साहब अपने आप को म्यूट करें प्लीज. Q6RXCC म्यूट करें. जावेद जद्दार साहब, खालिद सलीम साहब, प्लीज अपने आप को म्यूट करें प्लीज. अभी क्वेश्चन ले लेते हैं समीर भाई. जस्ट समबडी वांट टू आस्क वन क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद 4 मिनट इसके बाद फिर जी मैं कोर्स बनाता हूँ. जी जी सलामुअलैकुम जमील साहब. जी 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 मैं ये पूछना चाह रहा था, जब ये अकोमोडेशन में आता है सर, बाइंग हाउस जैसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स खरीद रहे हैं, तो जी. अपने कोई वे है इसका कि पता चले कि कौन खरीद रहा है? जैसा टाटा म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ मालूम हो सकता है इन्फॉर्मेशन? नहीं, ये तो आपको क्वार्टरली आएगा ना समीर भाई. क्वार्टरली जब आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कंपनी डिस्क्लोज करेगी, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कौन बाय कर रहा है. तो ये लोग, जैसा कि मैं बोला था ना आपको, लेकिन क्या उससे पहले पता चल सकता है लाइक कि कौन सा? हाँ नहीं, देखिए कभी कभी बल्क डील, जी कभी कभी बल्क डील वगैरह होती है वहाँ पे, तो जब क्लियरली हमको बल्क डील या आपको ब्लॉक डील वगैरह में पता चल जाएगा. बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ये लोग का, दे कीप द क्वांटिटी इन सच अ मैनर कि वहाँ पे आपको इतने लो वॉल्यूम्स मिलेंगे, और ये 6 महीने का लंबा पीरियड रहेगा. आपको एक्यूमुलेशन जो मैं बोल रहा हूँ फेज, ये जनरली 1-2 दिन का नहीं है ये फेज. इट विल बी अराउंड 6 मंथ 8 मंथ मिनिमम रहेगा आपको. तो इस दौरान ये लोग मिनिमम ऑर्डर पंच करते रहेंगे यहाँ पे. सो ये आपको एक क्वार्टर में, आपको अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे ना क्वार्टरली, तकरीबन अगर 6 महीने का फेज है तो आपको तभी पता लगेगा कि कौन एक्यूमुलेट कर रहा है इसमें. सही है. तो इसका मतलब ये हो गया कि when people are buying, we have to evaluate ourselves and start buying in the same direction. हाँ, मैंने जैसा भी मैंने बात बोला था ना, वी आर नॉट द ऑपरेटर्स. हम हमारे पंच करने की वजह से कुछ मार्केट में नहीं होने वाला है. वी नीड टू फॉलो ओनली द फुटप्रिंट्स. तो ये लोग जो कर रहे हैं, दैट वी नीड टू रीड ऑन द चार्ट. Then what will be the strategy when the good share falls and some people exit? नहीं, then नहीं, I will come to that point at last, क्योंकि मैं उसके बारे में बोलूंगा आपको. ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है जो जनरली दे वांट टू बाय शेयर व्हेन इट फॉल्स डाउन, राइट.
सो वी विल डिस्कस इट, लास्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे कि गिरने वाले स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने अगर अभी जैसे मैंने आपको बोला ना, हमको फर्स्ट हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी फेज में हैं ऑलरेडी, एक्यूमुलेशन फेज में है या मार्कअप फेज में है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है या रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में है या मार्कडाउन में है। अगर हम मार्कडाउन फेज में है तो वी शुड अवॉइड द स्टॉक्स, वो फिर कितना भी अच्छा स्टॉक हो हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्कडाउन में फिर आपको 2 स्टेजेस मिलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन के, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 3 पे अगर एक्यूमुलेशन फेज आया तो आएगा, अगर वहां पे भी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई तो फिर वहां से भी नीचे गिरेगा। सो अगर हम लोग अभी गिरते वक्त ही लेंगे तो हमको बॉटम फिशिंग जो बोलते हैं ना, दैट इज एक्चुअली अ टर्म, बॉटम फिशिंग। बहुत सारे लोग उसको एक नेगेटिव वे में लेते हैं कि बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, बट इट इज पॉसिबल टू डू द बॉटम फिशिंग। जैसे कि एक्यूमुलेशन फेज है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा कि एक्चुअली ये बॉटम फिशिंग ही है। आपको जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन आपको एक्यूमुलेट कब करते हैं, जब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता स्टॉक में, nobody wants to buy the stock, then only that time they start to accumulate। और वो टाइम पे ये लोग सेल करते हैं जब एवरीबॉडी वांट्स टू बाय दैट स्टॉक। मेरा एक क्वेश्चन है, तो ये बिग प्लेयर्स accumulation, reaccumulation, distribution, so if they are doing that means it is like a gambling rather than company performance. You can say that only it's a gambling because big money is in their hand, they can turn the stock prices। Actually 1985 या 1990 में same case happened with the Reliance Industries, some guy intentionally selling the stock to bring down the price